बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान एक कंप्लेंट जो कि फ्रीक्वेंटली हमें सुनने को मिलती है बहुत से पेरेंट्स की तरफ से, ख़ास तौर पर माओं की तरफ से ये कंप्लेंट हमें सुनने को मिलती है कि बच्चे जब टीथिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो वो डायरिया का शिकार हो जाते हैं। बच्चे को बार बार पखाने लगे रहते हैं, दस्त लगे रहते हैं। अगरचे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक मिथ है कि बच्चे को टीथिंग की वजह से, दांत निकलने की वजह से ये लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में ये भी देखा गया है कि जब भी बच्चा टीथिंग के अमल से गुजर रहा होता है तो उस वक्त लूज़ मोशन भी हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर तो इस टीथिंग के प्रोसेस का गैस्ट्रोएंटेरिटिस या डायरिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो वो कौन सी 5 वजूहात हैं कि जिनकी वजह से इस दौरान बच्चे लूज़ मोशन यानी डायरिया का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि जब बच्चा दांत निकलना शुरू करता है, टीथिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है, तो जहाँ से दांत निकलना होता है, जिसे हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में टीथ बर्ड्स कहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस करते हैं, वहाँ पे ख़ारिश महसूस करते हैं, जलन महसूस करते हैं। तो बच्चे उस जगह को बार बार अपने हाथों से, फिंगर से या किसी भी चीज़ को उठा के वहाँ पे उसको रगड़ते हैं। वहाँ पे उसको ख़ारिश की वजह से उस ख़ारिश को, उस जलन को, इरिटेशन को कम करने के लिए वहाँ पे उस चीज़ से मसाज, किसी भी चीज़ से मसाज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर तो बच्चे के हाथ या वो चीज़ जिसके साथ वो मसाज करते हैं अगर तो वो इन्फेक्टेड होगी तो वहाँ से इन्फेक्शन बच्चे के मुंह से बच्चे के पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे डायरिया का शिकार हो जाते हैं। तो अगर तो बच्चे के आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे या फिर बच्चे के सराउंडिंग्स में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जिन चीज़ों को बच्चा मुँह में डाल सकता है, अगर तो वो स्टेरिलाइज होंगी, अगर तो वो साफ़ होंगी, तो ऐसी सूरत में बच्चे को डायरिया या लूज़ मोशन से बचाया जा सकता है। बच्चों में अगर हम डायरिया की वजूहात देखें, डायरिया की काजेज़ देखें, तो इन्फेक्शन इसमें मोस्ट कॉमन काज डायरिया की वो इन्फेक्शंस हैं। और अगर हम इन्फेक्शंस में देखें तो वायरल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली बच्चों में डायरिया काज करते हैं। और अगर हम मज़ीद इसमें देखें तो जो वायरसेस में जो मोस्ट कॉमन वायरस है वो रोटा वायरस बच्चों में डायरिया काज करने की सबसे बड़ी वजह है। और जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है जिसमें रोटा वायरस डायरिया काज करते हैं वो 6 माह से 2 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है उसमें रोटा वायरस मोस्ट कॉमनली जो डायरिया काज करते हैं। और यही वो एज ग्रुप है कि जिसमें बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं। तो इस एज ग्रुप में नॉर्मली जो वायरल डायरिया है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इस वायरल डायरिया की वजह से भी बहुत से बच्चों में, चूँकि इस उम्र में डायरिया काज हो रहा होता है, तो पेरेंट्स इसको कोरिलेट कर रहे होते हैं। चूँकि बच्चा दांत निकाल रहा है तो इस वजह से इसको दस्त हो रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है, अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो EPI शेड्यूल में भी रोटा वायरस की वैक्सीन को शामिल कर दिया है। तो रोटा वायरस की वैक्सीन से काफ़ी हद तक रोटा वायरस रिलेटेड डायरिया में कमी आ सकती है। इसमें जो तीसरी वजह एक ये भी हो सकती है कि चूँकि जो उम्र बच्चे में दांत निकालने की होती है वही उम्र बच्चे में ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने की होती है। तो जब आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू कराते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ बच्चे किसी चीज़ के साथ, किसी ग़िज़ा के साथ एलर्जिक होते हैं, तो उससे बच्चे में डायरिया शुरू हो जाता है, जिसको पेरेंट्स मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उसको कोरिलेट करते हैं कि शायद डायरिया उन बच्चों में टीथिंग की वजह से हो रहा होता है। हालांकि उन बच्चों में उस ग़िज़ा की एलर्जी की वजह से डायरिया हो रहा होता है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बच्चे में ठोस ग़िज़ा शुरू करें तो एक वक्त में एक ग़िज़ा शुरू करनी चाहिए और 1 हफ़्ते के बाद बच्चे की डाइट में दूसरी ग़िज़ा शामिल करनी चाहिए, ताकि अगर बच्चा किसी ग़िज़ा के साथ एलर्जिक है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए और बच्चे की ग़िज़ा में वो चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए जिसके साथ बच्चे को एलर्जी हो। चूँकि बच्चा 6 माह की उम्र पे सिटिंग अचीव कर लेता है और तकरीबन 6 से 7 माह की उम्र पे बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में होल्ड कर लेता है और तकरीबन 7 से 8 माह की उम्र पे बच्चा ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरह हाथ से मुंह के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
तो इस तरह बच्चा जो सराउंडिंग्स के इन्फेक्शन है बच्चा कैच कर सकता है। और ये वो उम्र होती है कि जिस दौरान बच्चा 9 माह की उम्र पे बच्चा क्रॉलिंग भी कर सकता है। क्रॉलिंग के दौरान भी बच्चा मुख्तलिफ इन्फेक्शन कैच कर सकता है। इसी तरह 9 से 10 माह की उम्र पे बच्चे में एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश होती है, बच्चे में चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है और बच्चा मुख्तलिफ जो सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं वो उठा के बच्चा अपने मुंह में डालकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो इस दौरान अगर तो बच्चे के जो सराउंडिंग्स एरिया हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो अगर साफ़ नहीं होंगी तो इस दौरान उस वजह से डायरिया हो सकता है। तो इस वजह से भी डायरिया होता है उसको भी पेरेंट्स मिस इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं कि दांत निकलने की वजह से बच्चे को डायरिया हो रहा हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो माएँ हैं वो इनिशियल जो 6 मंथ्स हैं 7 मंथ्स हैं वो बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे को टॉप फीड फार्मूला मिल्क या फिर को मिल्क भैंस का दूध या इस तरह के दूसरे दूध देना शुरू कर देती हैं। और यही वो एज होती है कि जिसमें बच्चे के दांत भी निकल रहे होते हैं। तो अगर तो बच्चे को फार्मूला मिल्क सूट ना कर रहा हो, टॉप फीड सूट ना कर रहा हो या फिर बच्चे को गाय के दूध के साथ एलर्जी हो और इन वजूहात की वजह से बच्चे को दस्त हो रहे हों तो पेरेंट्स इसको कोरिलेट कर रहे होते हैं कि चूँकि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उस वजह से बच्चे को शायद दस्त हो रहे हैं। तो इन वजूहात को भी जहन में रखना चाहिए और इन वजूहात के ख़ात्मे से भी बच्चे को दस्तों से महफूज किया जा सकता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि टीथिंग के प्रोसेस का या दांत निकालने का बरह रास्त तो डायरिया के साथ या दस्त लगने के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस एज के दौरान जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो डायरिया काज कर सकते हैं, जो बच्चों में दस्त का सबब बन सकते हैं, अगर उन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो डायरिया या दस्त पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।